एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम रिवोल्ट ऑफ 1857 करने वाले हैं। हम 1857 की क्रांति करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप स्टार्टिंग में ये मैप देख रहे हो जिसमें कि आपको बहुत सारे जो ट्रायंगल शेप में जो आपको देख रहे हैं वहाँ पर रिवोल्ट होता है। जैसे दिल्ली के अंदर होता है, मेरठ के अंदर होता है, ग्वालियर के अंदर, झांसी के अंदर, कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, ये बहुत सारी जगह के हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 देखने को मिलता है। ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ पर ट्रायंगल शेप है, वहाँ पर क्या होता है 1857 का रिवोल्ट होता है। तो हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कोर्स देखेंगे कि 1857 का रिवोल्ट होने के क्या कारण थे। फिर हम इम्पोर्टेंट इवेंट देखेंगे कि क्या डेट, कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है जहाँ पर वॉर स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सब कुछ देखेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, सिग्निफिकेंट देखेंगे और रीजन देखेंगे कि ये 1857 का रिवोल्ट था, ये बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन इसका एंड किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो 1857 का जो रिवोल्ट है इसके अंदर हमारे आते हैं पॉलिटिक रीजन आते हैं, इकोनॉमिक रीजन आते हैं, मिलिट्री रीजन आते हैं और सोशल रिलीजन कोस आते हैं, जिनकी वजह से 1857 का रिवोल्ट होता है। ये तो नहीं हो सकता कि इकोनॉमिक कारण है सभी लोग उठ के भाग लें, नहीं, ये बहुत सारे रीजन होते हैं। दैट्स वाई कि हमें 1857 का रिवोल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिक कोस कि हमारे जो राजनीतिक रूप में किस प्रकार से कांड हुए जो कि 1857 का रिवोल्ट हमें देखने को मिला। सबसे पहले जो ब्रिटिश लोग लगाते हैं सब्सिडेंट्री पॉलिसी, इस तो सब्सिडेंट्री पॉलिसी के अंदर क्या था ये देखते हैं सबसे पहले। तो सब्सिडेंट्री पॉलिसी को हम हिंदी में सहायक संधि बोलते हैं, जो कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लगाई गई थी। तो इस संधि के अंदर क्या था, 1789 के टाइम पीरियड में लगाई गई थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। इस संधि के अंतर्गत था जो भारत में जो किंग है, प्रिंसली स्टेट है, वहां पर जो किंग राज करें वो अब से क्या है मिलिट्री नहीं रख पाएंगे। और उन्होंने बोला था जो मिलिट्री के पैसे होंगे आप ब्रिटिश लोगों को देंगे, क्योंकि अब ब्रिटिश लोग आपके देश की रक्षा कर रही है ना, तो उसकी मिलिट्री के लिए हम पैसे लगाएंगे, तो तुम्हें पैसे देना है और हम मिलिट्री को अपने और करेंगे, ठीक है, उन्होंने ये बोला था। तो प्रिंसली स्टेट होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये हमारे ही पैसे ले रहे हैं और ऊपर से हम क्या बोल रहे हैं कि तुम मिलिट्री नहीं रख पाओगे तो हमारी सेफ्टी कौन करेगा। तो ये होता है जिसे कि हम 1857 का रिवोल्ट देखने को मिलता है। तो इसके अंदर बहुत सारी जो जगह से मिलिट्री वगैरह चली जाती हैं, तो ये हमें 1798 के टाइम पीरियड में लगाई गई थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये 1798 में लगाई थी, लेकिन 1857 के रिवोल्ट इतना लॉन्ग टाइम पीरियड था क्योंकि बहुत सारे कांड लोगों के पास बन गए थे कि अब तो हमें आज़ाद होके ही रहना है, इनसे अब हमें छूट चाहिए कि चाहिए, ये हो जाते हैं उनके अंदर। तो इस वजह से क्या होता है बहुत सारे कांड होते हैं जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है 1857 का रिवोल्ट। और एक होता है पॉलिसी ऑफ एनेक्शन। पॉलिसी ऑफ एनेक्शन कौन लगाते हैं, लॉर्ड डलहौजी लगाते हैं 1850 के टाइम पीरियड में। 1850 के टाइम पीरियड में इसके अंतर्गत क्या था कि कोई भी जो राजा है यदि उसका कोई भी सन नहीं होता, बेटा नहीं होता, तो क्या होगा वहाँ होगा उस जो जगह है पर्टिकुलर कोई जगह है जिस भी किंग के पास कोई भी बेटा नहीं है, तो वो उसकी जो सत्ता उठ के किसके पास आ जाएगी, ब्रिटिश लोगों के पास आ जाएगी। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे बाजीराव थे, उन्होंने क्या है अपने बेटे को गोद लिया था, नाना साहिब को, तो क्या है वो जगह क्या है पर्टिकुलर जगह है वो उसके पास नहीं रहेगी, वो किसके पास आएगी, ब्रिटिश लोगों के पास। क्योंकि पहले के समय में जिसका बच्चा लड़का नहीं होता था उसको क्या है गोद लेके बेटा बनवा दिया जाता था और वो राजा बन जाता था। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने बोला कि अब तुम क्या गोद लेके भी कोई भी बच्चा नहीं अडॉप्ट कर सकते, तो अब क्या है तुम्हें जो ये जगह है पर्टिकुलर जगह तुम्हें हमें देनी पड़ेगी। ये पॉलिसी ऑफ एनेक्शन के अंदर होता है। तो लोग क्या है तंग आ जाते हैं कि हमारी ये हमारी पॉलिटिक में क्यों घुस रहे हैं ब्रिटिश लोग, इन बस हमारे देश पे राज करना है तो करो ना, पर हमारे पॉलिटिक जो हमारी जगह है उन पे क्यों हक जमा रहे हो तुम। तो इसके साथ ही एनेक्शन की जो पॉलिसी है इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है। क्यों, हड़प नीति, हड़प रहे हैं ना बिल्कुल डायरेक्ट उनको कि ये जगह में हमारी है। और उसके साथ ही वो बोलते हैं कि जहाँ पर मतलब मेल नहीं है, कोई भी राजा किंग नहीं है और फीमेल है, वो भी जगह हमारी हो जाएगी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई होती है झांसी की, तो उसे बोला जाता है कि अब तुम यहाँ राज नहीं करोगे, अब ये ब्रिटिश के अंदर आ जाएगी ये जगह, ठीक है। वही हमारी जो बेगम हजरत महल होती है अवध से राज करती है, तो उसे भी बोला जाता है कि आपकी पर्टिकुलर ये जगह नहीं है, ये अब क्या है ब्रिटिश लोगों के पास आ गई, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ क्या है पॉलिसी में लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर या फिर पॉलिसी ऑफ एनेक्स के अंदर
लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी मेल राज नहीं होगा वहां पर क्या होगा, फीमेल नहीं राज कर सकती, वो जगह पर्टिकुलर किसके आ जाएगी, वो ब्रिटिश लोगों के पास आ जाएगी। ये होती है पॉलिसी ऑफ एनेक्शन। इन केस ऑफ नॉट हैविंग मेल बायोलॉजी हेयर नहीं है तो वहां पर क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग, किंग की मरने के बाद वहां पर जो पॉलिसी है वो पर्टिकुलर जगह है वो क्या है, ब्रिटिश लोगों के पास आ जाएगी। जैसे झांसी में इफेक्ट हुआ था, क्योंकि झांसी में कौन राज करती, रानी लक्ष्मीबाई राज करी थी। उसके साथ ही अवध में भी इफेक्ट हुआ था, क्योंकि अवध में कौन राज कर रहा था, बेगम हजरत महल, जो कि एक विमेन थी। तो उन्होंने बोला था कि विमेन तो राज ही नहीं कर सकती। और बहुत सारे जो जगह होते हैं कि हमें फेलियर देखने को मिलता है 1857 का रिवोल्ट का। क्यों देखने को मिलता है, पॉलिटिक ही रीजन है ये इसके लिए, कि हमारे क्या होता है, जो राजपूत होते हैं, सिंधिया होते हैं, वो सोचते हैं कि छोड़ो ना, ब्रिटिश राज कर रहे हैं, उन पे करने दो। लेकिन हमारी तो क्या है, हमारी तो जगह सेफ है ना, हमारा तो सन भी है जो आगे चल के हमारा राज करेगा। तो ब्रिटिश को क्या है, एक बेटर चांस है, उनको लेने दो, कोई भी नहीं फर्क पड़ता, हमारी जो पॉलिटिक फ्यूचर है वो डेंजर में नहीं है। तो इसलिए हमारा फेल हो जाता है। पॉलिटिक रीजन बहुत सारे थे, जैसे कि हमने देखा सब्सिडेंट्री अलायंस देखा, सब्सिडेंट्री पॉलिसी देखा हमने, और उसके साथ ही हमने देखा एनेक्स की पॉलिसी, और जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है। तो ये हमें अच्छी रीजन थे कि हमने 1857 का रिवोल्ट किया। लेकिन क्या होता है, फेल होने का एक कारण था कि पॉलिटिक रीजन, कि जैसे राजपूत होते हैं और सिंधिया होते हैं, मिलते नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारी जो क्या है, हमारा फ्यूचर डेंजर में नहीं हो रहा ना, तो बस ये सोचते हैं वो। उसके साथ ही आप ये इमेज देख रहे हो, ये बेगम हजरत महल का, जो कि अवध में राज कर रही थी। अब इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे जो पैसे से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसमें हाई बर्डन हो चुका था। क्योंकि क्या है, जो क्या है, हम ब्रिटिश लोग होते हैं वो क्या करते थे, हाई बर्डन टैक्स लगाते थे, रिवेन्यू लगाते थे हमारे देश के ऊपर। उसके साथ ही वो क्या बोलते थे, यदि कोई भी की जो भी कोई भी पीजेंट है वो नहीं दे पा रहा है अपना टैक्स, तो उसकी जो जगह है, लैंड है, वो मार्केटेबल कर दी जाएगी, मतलब उसकी नीलामी की जाएगी, बीड की जाएगी, BID, बीड इंग्लिश में इसको नीलामी बोला जाता है। तो उस पर्टिकुलर जगह है, कोई भी पीजेंट है वो रिवेन्यू नहीं दे रहा है, तो उसकी जमीन को क्या है, नीलाम कर देंगे। ठीक है, ये इस पॉलिसी के अंदर ये था। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारे जो किसान होते हैं वो बहुत ज्यादा बर्डन में आ जाते, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बिल्कुल लो रही है। एक तो तुम्हें रिवेन्यू चाहिए, उसके साथ ही हम रिवेन्यू नहीं दे पा रहे, तो हमारी जो लैंड है वही बेच रहे, तो इसके इकोनॉमिक कॉस्ट ये होता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी इकोनॉमिक लो है और 1857 का रिवोल्ट होता है। उसके साथ ही क्या होता है, जो ओल्ड जमींदार होते हैं, जैसे कि कोई भी ओल्ड जमींदार है, वो एक पर्टिकुलर पीजेंट से कर नहीं वसूल कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं पैसे, वो देगा कहाँ से। तो ओल्ड जमींदार को क्या बोला जाता था, जो ब्रिटिश लोग, उनको निकाल दिया जाता था और उनकी जगह न्यू जो मर्चेंट पीजेंट को नियुक्त किया जाता था। तो उससे क्या, ओल्ड जमींदार तो भड़क रहे हैं ना कि हमारी हमारी क्यों जगह तुम पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हो, हमारी थोड़ी गलती है। तो इसकी वजह से जमींदार भी हमारे साथ हमारे रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट में मिलते हैं। तो ये कारण होते हैं। उसके साथ ही हैंडीक्राफ्ट का जो काम होता है, जो हाथों से बनने वाली जो चीजें होती हैं, वो भी क्या बिल्कुल हमारे देश में नहीं रहती। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, वो लेके जाते थे और अपने देश से जो हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें होती थी वहां से बना के, जैसे रॉ मटेरियल से कुछ भी चीजें बना के हमारे देश में बेच रहे थे। इससे हमारे देश की इकोनॉमिक तो लो हो रही है, क्योंकि हमारे देश में रॉ मटेरियल होता था, वो कच्चा माल होता था, जो कि वो कम पैसों में लेके जाते थे। जैसे कॉटन है, वो कम पैसों में लेके जाते थे और उसको अपने देश में ले जाके वहां पर अच्छी शर्ट वगैरह, जो भी कॉटन से जो भी चीजें बनती है, वो बना के हमारे देश में ले आया जाता था और हमें ही बेच दिया जाता था उनमें। तो इससे क्या, हमारे हाथों से बनने वाली जो चीजें हैं वो क्या है, बिल्कुल कम होती जा रही थी। क्यों, क्योंकि हाथों से जो चीजें बनती है, आपको पता है हम नाउ डे भी जो यूज करते हैं, हाथों से जो चीजें बनती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है एज कम्पेयर जो हम मशीनों से लेते हैं। तो इसलिए क्या, हमारे जो हाथों से बनने वाले जो काम होते हैं, वो रोजगार होते हैं, जो हाथों से बनाते हैं, कारीगर होते हैं, उनकी जो क्या है, उनकी जॉब चली जाती है। इसकी वजह से हमें क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है हमारे देश के अंदर। इसलिए हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था और इसे हमें 1857 का रिवोल्ट हुआ। उसके साथ ही जो जमींदार होते हैं, हमारे देश के ऊपर 3 सिस्टम लगाते हैं, मतलब रिवेन्यू लेने के लिए 3 सिस्टम लगाते हैं। सबसे पहले होता है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को हम परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये परमानेंट था। जैसे एक बार उन्होंने बोल दिया कि हमें पर्टिकुलर 30 साल के लिए एक जगह से हमें मतलब 3,000 रुपये चाहिए। एक पर्टिकुलर फील्ड है, उसमें मतलब 30 साल तक हमें क्या है, हमेशा इसके यहाँ पर मतलब एक महीने में 3,000 रुपये चाहिए इस जगह के लिए।
तो क्या वो रोज 30 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके क्या था, एक परमानेंट सेटलमेंट ये होता था कि लगभग 30 साल तक हम रिवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे, वो रिवेन्यू उतना ही रहेगा, तुम्हें बस देना है। तो परमानेंट सेटलमेंट है, ये बंगाल में लगाया गया था सबसे पहले। और इसको हम क्या बोला, इसको जो लगाया गया था, कौन से गवर्नर जनरल लगाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाते हैं। तो ये होता है। और इसको रिकमेंड कौन करते हैं, सबसे पहले जॉन शोर होते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, फिर तो वो उसको लगा देते हैं जमींदारी सिस्टम। लेकिन ये तो अच्छा था कि हमें एक ही पर्टिकुलर 30 साल तक वो बढ़ेगा ही नहीं रिवेन्यू। लेकिन हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आ रही थी, इस सिस्टम से। इसका आने का कारण ये था कि जो पहले से उन्होंने जो रिवेन्यू लगाया था वो इतना हाई था कि नॉर्मल एक जो पीजेंट होता था वो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो 3000, आप सोच के देखो कितना था, मतलब कहीं जगह ज्यादा भी होगा, कहीं जगह कम भी होगा। तो इतनी हाई अमाउंट थी स्टार्टिंग से ही, तो क्या जो किसान इसको नहीं दे पा रहे थे। उसके साथ ही सेकंड सिस्टम लगाते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम जो कि साउथ इंडिया में लगाया गया था। और रैयत का मतलब RYOT, रैयत का मतलब ही क्या होता है, फार्मर होता है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर क्या होता था, जो एक फार्मर है वो सबसे पहले जाएगा और ब्रिटिश को डायरेक्ट अपना रिवेन्यू दे के आएगा, कर दे के आएगा। तो ये कौन लगाते हैं, होल्ट मैकेंजी लगाते हैं, हमारे देश में साउथ इंडिया में लगाते हैं। ठीक है, इससे भी लोग तंग हो चुके थे कि हमें बार बार अलग अलग रिवेन्यू क्यों देना पड़ रहा है। और फिर तीसरा सिस्टम लगाते हैं वो महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम के अंतर्गत क्या था, जो महाल का मतलब होता है विलेज, एक पूरा विलेज है, विलेज का सारी जगह का कर एक जमींदार लेके आएगा और सारा लाके ब्रिटिश लोगों को दे देगा। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लगाया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो ये क्या है, 3 रिवेन्यू सिस्टम होते हैं जो ब्रिटिश लोगों द्वारा लगाया गया था हमारे देश के अंदर। तो क्या फार्मर इसको चुका नहीं पा रहे थे और उनके हमारे देश में क्या रहता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था। तो लोग क्या है, बढ़ कूटते हैं, क्योंकि उनकी जो दिन पे दिन उनकी स्थिति है वो कमजोर होते जा रहे हैं, पॉवर्टी की लाइन में जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, वो सोचते हैं कि अब हमसे कंट्रोल नहीं होगा, और इसके बाद वो भड़क उठते हैं। हमें 1857 का रिवोल्ट देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आर्मी रिलेटेड कोर्स ही होता है कि जिसके कारण से हमें 1857 का रिवोल्ट देखने को मिलता है। जिसमें कि सबसे पहले क्या होता है, एक जगह होती है बैरकपुर। बैरकपुर में क्या होता है, जो बहुत सारे किसान होते हैं, बहुत सारे जो मिलिट्री सोल्जर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हम जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या था, जो ग्रीस से बने होते थे, मतलब जो कारतूस होते थे उन पे क्या, जो राइफल होते थे, जो कारतूस होते थे उन पे क्या था, वो बोला जाता था। जो राइफल कैसे होता था, आप इधर देखो, ये एक राइफल है, उसके अंदर क्या था, क्योंकि पहले के टाइम में बंदूक वगैरह निकालनी पड़ना, उसके अंदर बंदूकें डालना बहुत डिफिकल्ट काम होता था। इसके लिए क्या है, ब्रिटिश लोग एक पॉलिसी लेके आए थे 1850 के टाइम पीरियड में। इसके अंतर्गत क्या होता था कि आपको बिल्कुल भी क्या है, बंदूक के अंदर जो गन वगैरह डालने की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम क्या है, कारतूस लेके आएंगे, आपके अंदर राइफल लेके आएंगे। तो उसके अंदर क्या होता था, चूना होता था, एक चूना होता था, और इसके अंदर एक पैकेट खोलने का होता था। तो इस पैकेट के ऊपर इसका ना मुंह से निकालना पड़ता था, जो सोल्जर्स होते थे। तो उसमें क्या होता था, ये किससे बना होता था, एक टैलोन और एक लाड से बना होता था। तो इन दोनों, एक तो टैलो से बना होता, TALLOW, टोलो से बना होता था, एक लाड से बना होता था। और ये टैलो यार्ड क्या होता था, लाड क्या होता था, इसके अंतर्गत क्या होता था, ये किससे बना जाता था, टैलो और लाड, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता था जिससे कि जो सोल्जर्स को मुंह से छीलना पड़ता था, वो बना होता था हमारी काऊ और पिग से बना होता था, उनकी चर्बी से बना होता था। तो इससे जो मिलिट्री में काम करने वाले रिलीजन जो लोग होते हैं, हिंदू मुस्लिम, क्या बोलते हैं कि हम इसको काम को करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, उनका कहना था कि इससे हमारा धर्म है भ्रष्ट हो रहा है। क्योंकि आपको पता है, हिंदू लोग होते हैं वो गाय को शुभ मानते हैं, और उसके साथ ही जो मुस्लिम लोग होते हैं वो पिग को शुभ मानते हैं। तो बोलते हैं हम जो राइफल है उनको लेंगे ही नहीं। तो बैरकपुर में सबसे पहले वो मना कर देते कि हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन क्या होते हैं, ब्रिटिश लोग उनको दबा देते कि आपको यूज करना है। तो क्या बैरमपुर में क्या होता है, बैरमपुर में ये देख लो, ये बैरकपुर है और ये बैरमपुर है। बैरम क्या होता है, 8 अप्रैल 1857 में एक रिवोल्ट होता है, जो कि मंगल पांडे होते हैं, 2 ब्रिटिश सोल्जर्स को मार देते हैं। किनको, 2 ब्रिटिश सोल्जर्स को मार देते हैं। कब मारते हैं, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे मार देते हैं। उनका कहना था कि हम राइफल को यूज नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, ब्रिटिश लोगों को पता चल जाता है कि क्या मंगल पांडे ने डेथ की है। तो क्या होता है, उसको मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया जाता है, उनको मरवा दिया जाता है। जिसकी वजह से लोग भड़क उठते हैं कि हमारा जो आपने क्या, हमारा एक लीडर मारा है, मंगल पांडे को मारा है, क्यों मारा है। तो इसके बाद क्या होता है
ये मानने के बाद क्या होता है, 10 मई 1857 की हमारी जो क्रांति होती है वो स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है, हमें बहुत सारे रीजंस दिख गए हैं कि बैरकपुर में लोगों ने जॉब करने से मना कर दिया है। उसके साथ ही क्या होता है, बैरकपुर में एक और हादसा होता है कि 1857 को क्या होता है, 85 जो जेल में जाते हैं लोग, 85 लोग जेल में जाते, क्यों जाते हैं? उनका कहना था कि हम राइफल को यूज ही नहीं करेंगे, अपनी जॉब छोड़ देते हैं वो, कि हम मिलिट्री में अब से काम नहीं करेंगे। जिसके बाद क्या होता है, 10 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट हो जाती है, सभी लोग जेल से छुट के आ जाते हैं और 10 मई 1857 की जो मेरठ में सबसे पहले जगह पर क्या होता है, क्रांति हमें देखने को मिलती है। तो ये सबसे इमीडिएट कॉज माना जाता है कि मिलिट्री रीजन क्या था कि हम राइफल वगैरह को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमारे टैनोन और लार्ड क्या है उसके अंदर है, जो कि हम यूज नहीं करेंगे, जो काव और पिग से बना होता था। तो क्या होता है, मंगल पांडे हैं वो 2 सोल्जर्स को मार देते हैं और 10 मई 1857 को मेरठ में सबसे पहले क्या हमें क्रांति देखने को मिलती है। तो ये क्रांति स्टार्ट होती है 10 मई 1857 को। जिसके बाद क्या है, जो बहुत सारे लोग होते हैं दिल्ली जाते हैं। दिल्ली क्यों जाते हैं? वो दिल्ली में रहते थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर सेकंड रहते थे। वो उन्होंने सोचा कि हमें क्या एक लीडर की जरूरत है हमारे, क्योंकि कोई भी लीडर उनके साथ नहीं मिल रहा था। तो वो क्या सोचते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं वो जाते हैं दिल्ली, जो लाल किले में बहादुर शाह जफर रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम आपको हमारी जो ये हमारा जो क्रांति है इसको संभालना। लेकिन बहादुर शाह जफर है वो नहीं मानते हैं। लेकिन क्या होता है, वो देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं क्या बंदूकें वगैरह लेके खड़े होते हैं, तो बहादुर शाह जफर है उसको मान लेते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि 1857 की जो क्रांति है दिल्ली से किसने संभाली थी? ये संभाली थी बहादुर शाह जफर। तो मिलिट्री कोर्स के बारे में आपको पता चला कि मिलिट्री कोर्स किस तरीके से होती हैं। राइफल वाला इमीडिएट कोर्स लिखना है आपको। और मिलिट्री में और भी चीजें हैं वो मैं भी बताती हूँ आपको। सबसे पहले क्या होता है, हमने राइफल वगैरह देख लिया। अब क्या होता है, राइफल डिस्क्रिमिनेट होता है। उसमें क्या होता है, भेदभाव होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता था, हमारे नॉर्मल हमारा फेस का कलर क्या होता है, नॉर्मल होता है, वहीं ब्रिटिश होते गोरे होते हैं। तो क्या होता था वहां पर हमारे ऐसा भेदभाव किया जाता था, जो ब्रिटिश और हमारे देश के साथ। उनको क्या आता था, जो कि हमारे जो सोल्जर्स होते थे उनको कम सैलरी मिलती थी, और वहीं ब्रिटिश जो सोल्जर्स होते थे उन्हें डबल सैलरी मिलती थी। तो हमारे जो सोल्जर्स होते थे उनका कहना ये था कि उन्हें डबल क्यों सैलरी दे रहे, क्योंकि वो तो इतनी जगह लड़ने भी नहीं जा रहे। हम तो क्या एंग्लो सिख वॉर के अंदर गए थे, हम अफगान वॉर के अंदर गए थे, हम डिफिकल्ट वॉर के अंदर जा रहे हैं, लेकिन तुमने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, आप उनकी डबल सैलरी क्यों दे रहे हो? उनका कहना ये होता है। और उनका ये भी कहना होता है कि जो हमारी जो रैंक होती है, जो उनकी हमारी जो रैंक होती है सूबेदार तक ही पहुंच पाती है, लेकिन जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनकी गवर्नर जनरल तक पहुंच जाती है। तो ऐसे क्यों? तो मिलिट्री में ऐसे रीजन थे, दैट्स वाई कि हमें 1857 का रिवोल्ट देखने को मिला। और इसके साथ ही जो क्या होता था, जो सोल्जर्स होते थे उन्हें सी रूट से होकर दूसरे देश, जैसे कई बार क्या है हमें दूसरी कंट्री में युद्ध लड़ने के लिए जाना होता था, तो हमारे जो सोल्जर्स होते थे वो बोलते थे कि हम समुद्र को पार करके क्यों नहीं जाएंगे। वो क्यों बोलते थे कि हम समुद्र पार करके क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम हमारे देश में क्या हम नॉन वेज नहीं खाते हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं, हमारा जो धर्म बस हो जाएगी, हम समुद्र के पार जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमें हमारे देश का खाना नहीं मिलेगा और हमें नॉन वेज खाना पड़ेगा। तो उनका ये कहना होता है। इस वजह से क्या होता है, मिलिट्री कोर्स ये होता है। और उसके साथ ही ये एक और चीजें होती हैं, जो आप मिलिट्री में काम करोगे तो आपको क्या है, आपका जो धर्म है उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको क्रिश्चियन धर्म अपनाना पड़ेगा। उसके साथ ही आप सिर पे टीका लगाते हो, हिंदू लोग टीका लगाते हैं, वो आपको नहीं लगाना है। उसके साथ ही आप मुस्लिम होते हैं वो बियर्ड रखते हैं, आप वो भी नहीं रख सकते। और क्या बोलते हैं, जो सरदार होते हैं जो पगड़ी पहनते हैं, उन्होंने बोला कि आप ये भी नहीं रख सकते। तो मिलिट्री कोर्स हमें बहुत सारे देख लिए हैं, जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं सोशल रिलीजन कोर्स, जो सोशल में जो हमारे देश के अंदर फैल रहे थे, हमारे धर्म से रिलेटेड जो कोर्स थे वो फैल रहे थे, वो देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी अबोलिश ऑफ सती। सती क्या होता था, जो पहले क्या होता था, हमारे जो भी कोई वीमेन होती थी उसका जो हस्बैंड होते थे वो मर जाते थे, तो उसको क्या है उसके साथ ही जला दिया जाता था। लेकिन क्या ब्रिटिश लोग आए इंडिया के अंदर और वो बोलते हैं कि अब से कोई भी दे हमारे इंडिया में क्या है, क्योंकि ब्रिटिश की इंडिया थी उस समय, तो वो बोलते हैं कि अब से क्या है इंडिया के अंदर कोई भी सती नहीं करेगा। वो अबोलिश कर देते हैं, सती प्रथा नहीं होगी हमारे देश में। तो क्या होता है, ये क्या कौन लगाते, ये कौन बोलते? 1829 में एक एक्ट बना था, 1829 में एक एक्ट बना था। ये बनाते लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बनाते? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसके अंदर वो मना कर देते कि इस भारत जैसे देश में क्या सती प्रथा नहीं होगी। लेकिन ब्राह्मण क्या सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी जो देश है हमारे रिलीजन पॉलिसी में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं ये?
लेकिन क्या होता है, हमारे इंडिया के जो लोग होते हैं वो भी क्या बोलते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने ठीक किया कि सती प्रथा को अबोलिश कर दिया। ये कौन बोलते हैं? राजा राम मोहन राय बोलते हैं। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक इसका हस्बैंड बन रहा है तो आप उसको क्यों जला रहे हो? तो इसका ये कहना होता राजा राम मोहन राय का, ठीक है। ये कौन करता है? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग होते हैं, वो करते हैं। और इंडियन के जो मतलब कि इंडिया के स्पॉटर कौन होते हैं? राजा राम मोहन राय होते हैं। उस समय में ये माना जाता है कि जो राजा राम मोहन राय को हम मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि उनकी मॉडर्न सोच थी ना कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए इंडिया के अंदर। और करते हैं विडो रीमैरिज। जो विडो होती थी, जो विधवा होती थी, किसी भी पति की जो विधवा होती थी वो क्या होती थी? उसको मरवा दिया जाता है साथ। और उसने ब्रिटिश लोगों ने अब क्या बोला है कि अब से जो विधवा होगी उनकी शादी हो सकेगी। तो ब्राह्मण दोबारा से भड़क उठते हैं। तो वो बोलते हैं हमारी रिलीजियस पॉलिसी में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं वो। तो 1856 में एक एक्ट आता है, 1856 में एक एक्ट आता है लॉर्ड डोलोजी द्वारा। वो क्या बोलते हैं? अब विधवा है, दोबारा से शादी कर सकेगी। लेकिन क्या होता है, ब्राह्मण इसमें क्रोधित होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया का एक स्पॉटर होता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होते हैं। वो बोलते हैं कि विडो रिमैरिज ब्रिटिश लोगों ने ठीक लगाया है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, विधवाओं को ऐसे जला दिया जाता था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब दोबारा से जो विधवा होगी वो शादी कर सकेंगी। ये अच्छा करा ब्रिटिश लोगों ने। तो ये होती है पॉलिसी, जिसकी वजह से क्या है, हमारे देश में 1857 का रिवोल्ट होता है कि वो हमारी जो रिलीजियस पॉलिसी है उसके अंदर क्यों इंटरफेयर कर रही है। और एक और हमें देखने को मिला इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन के अंतर्गत क्या था? जो इंग्लिश एजुकेशन के लिए जो ब्रिटिश लोग ये सोच रहे थे कि इंडियन जो लोग हैं वो बार बार हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करे जाए, मतलब कि हमें जो सरकारी जो नौकरी हमें भी दी जाए, इंडियन लोगों को भी। लेकिन वो क्या सोच रहे थे, जो ब्रिटिश लोग वो सोचते थे इन्हें इंग्लिश तक तो आती नहीं, तो हम अपने अंडर काम क्यों करवाएं इन्हें। तो वो सोचते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को इंग्लिश सिखानी पड़ेगी यहाँ पर। तो एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का एक एक्ट आता है, जिसके अंतर्गत क्या है, लॉर्ड मैकेंजी होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम इंग्लिश पर 1 लाख रुपए लगाएंगे 1 साल के लिए। क्या बोलते हैं? लॉर्ड मैकेंजी होते हैं, 1813 में एक्ट आता है और वो बोलते हैं कि हम ना इंडिया में क्या है, 1 साल में 1 लाख रुपए लगाएंगे और उनको इंग्लिश एजुकेशन देंगे। तो क्या है, इसको रिकमेंड करते हैं लॉर्ड मैकेंजी, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग होते हैं इसको बोल देते हैं कि इंडिया में अब इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट की जाएगी। लेकिन क्या होता है, दोबारा से जो हमारे ब्राह्मण होते हैं वो इसको बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि हमारी पॉलिसी के अंदर क्यों घुस रहे हैं ये। हाँ, ऐसे बोल के वो करा जाता है। और 1857 का में रिवोल्ट देखने को मिलता है, ये रीजन है, ठीक है। और वहीं आप रिलीजन पॉलिसी में ये भी लिख सकते हो कि इंडिया में टीका लगाने के लिए मना कर दिया गया था, मुस्लिम को बियर्ड साफ करनी होती थी और सरदार को पगड़ी पहननी होती थी। यदि आप मिलिट्री में जा रहे हो तो आपको क्या है, अपना जो धर्म है वो चेंज करना पड़ेगा, आपको क्रिश्चियन धर्म चेंज करना पड़ेगा, ये होता है। तो इसकी वजह से हमें 1857 का रिवोल्ट देखने को मिलता है। रोल ऑफ अवध। अवध का क्या रोल है? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बताया कि अवध में ऐसे क्या होता है जो कि बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। अवध, अवध में कौन राज कर रहा था? बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल को क्या बोला जाता है कि आप यहाँ पर राज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मेल होना चाहिए, किंग मेल होना चाहिए, फीमेल नहीं होगी, क्यों नहीं तो हम ये जो जगह है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की उसकी थ्योरी की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि कोई भी फीमेल है राज नहीं कर सकेगी, वो पर्टिकुलर जगह है वो किसके आ जाएगी? ब्रिटिश लोगों की। लेकिन क्या अवध में कौन राज करी थी? बेगम हजरत महल। अवध को नर्व सेंटर ऑफ रिवोल्ट का नर्व सेंटर, जैसे हमारी नर्व्स होते हैं, हमारे शरीर में नर्व्स होते हैं, वो काम करते हैं, उसी तरीके से जो हमारा रिवोल्ट है अवध में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने। ऑलमोस्ट 1/2 द ब्रिटिश इंडियन सोल्जर वर रिकॉल्ड फ्रॉम द अवध रीजन। सबसे ज्यादा वन हाफ आप सोच सकते हो, 1/2 जो लोग थे अवध से ही निकल के आए थे, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या पुअर कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि लोगों ने क्या अपनी जॉब छोड़ दी थी, वहां से मिलिट्री जो पर्सन थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। वो सोचते थे कि हमारी जो पुअर कंडीशन है, इतनी गंदी सिचुएशन हमारी यहाँ पर, जितनी कि फार्मर की होते हैं उससे भी कहीं ज्यादा गुन्नी हमारी यहाँ पर की सिचुएशन है। ब्रिटिश लोग क्या करते थे, जो पीजेंट होते थे उनको उठा के लिया जाता था, उनके जगह से वो खेत में काम करें उनको उठा के मिलिट्री में डाल दिया जाता था। ब्रिटिश लोग ऐसे करते थे। तो वो बोलते थे कि हम जैसे हम पीजेंट वगैरह होते थे, हमें काम तो करना गांव में अपने फैमिली वगैरह से तो मिल सकते थे, लेकिन हम मिलिट्री में आने के बाद क्या हमें बिल्कुल अपना धर्म बस्ट हो गया हमारा।
उसके साथ ही हम अपने फैमिली मेंबर से नहीं मिल सकते। तो अवध में क्या होता है, बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो काम करने से मना कर देते हैं, मिलिट्री में काम करने से मना कर देते हैं। तो इसलिए अवध को क्या है, एक नर्व सेंटर बोला जाता है, क्योंकि उसमें से जैसे 100 में से 50 जो सोल्जर से 50 जो परसेंट जो पीपल थे रिवोल्ट में अवध से ही थे। तो आप देख सकते हो अवध में सबसे ज्यादा मात्रा में ये रिवोल्ट फैला था। Why the minority did not spread to the southern and the western India? रिवोल्ट था हमें साउथर्न और वेस्टर्न इंडिया में क्यों नहीं फैला, क्यों नहीं फैला, अब देखते हैं रीजन। ऑलमोस्ट 1/2 टू द ब्रिटिश सोल्जर वर रेक्लेट फ्रॉम द अवध। हमें देखने को मिला कि वो अवध से ज्यादा निकले, बट इट वॉज एक्सेंट क्रिएटेड डिस्कनेक्ट अमोंग द सोल्जर्स एंड पीसेंट। उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, उनके पास सूचना पहुंच के ऐसा नहीं था। लेकिन एक बात थी कि उस समय में एक क्वेश्चन बन सकता है कि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड 1857 कि हमें सूचना पहुंचानी होती थी किसी पर्टिकुलर जगह, तो हमें कैसे पहुंचा सकते थे हम 1857 के रिवोल्ट में। तो वो पहुंचाया जाता है चपाती की मदद से। जो चपाती होती है खाने में हम जो यूज करते हैं रोटी वगैरह, तो उसको क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह की हमने यहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, फिर वो वही चपाती क्या दूसरे को दे देगा। तो अब ये चपाती होगा, ये कौन ट्रांसफर करता था एक जगह से दूसरी जगह, तो ये करा जाता था जो फकीर होते सन्यासी होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और चपाती को पकड़ा देते थे कि वो रिवोल्ट यहाँ से निकल गया, अब तुम्हें भी निकलना है। तो ऐसे कनेक्शन होता था, लेकिन वो कनेक्शन इतना भी कनेक्टेड नहीं होता था कि जो सोल्जर्स होते थे और पीजेंट होते थे वो अपना हक लड़ सके। मोस्ट ऑफ प्रिंसली, जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हैं वो तक नहीं मिले थे। जैसे हमने स्टार्टिंग में रीड किया, जो राजपूत ओस्ट इंडिया थे वो मिले ही नहीं थे रिवोल्ट के अंदर। वो सोचते थे मैं हमारे लिए थोड़ी डेंजर है, उनके लिए डेंजर है ना। हमें 1857 के रिवोल्ट के देखा कि हमने पीजेंट के बारे में देखा कि मनी लैंडर्स होते थे, उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया जाता था, हाथों से जो काम था हमारा वो भी चला जा रहा था। उसके साथ ही रैकल डिस्क्रिमिनेट हो रहा था हमारे मिलिट्री के साथ। उसके साथ रिलीजियस पॉलिसी देखी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिख रहा, तालुकदार के बारे में देखा हमने, और इमीडिएट कॉज जो ग्रीस वगैरह के कार्टिलेज से उनके बारे में देखा। ठीक है, ये सारे 1857 के रिवोल्ट के कॉज है। अब क्या है, इसके फेल होने के क्या कारण थे। हमने देखा कि इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बन रहा है चपाती के द्वारा, उसके साथ ही सभी लोग क्या मिलिट्री को सभी उठ रहे थे। तो इसका फेल होने का 1857 रिवोल्ट का फेल होने का क्या कारण था। द लिमिटेड टेरिटरी इच रीच एज मैनी प्रिंसली स्टेट डज नॉट पार्टिसिपेट। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट तो मिले ही नहीं थे। जैसे सिंधियों का हमने एग्जांपल लिया, वो सोच रहे थे हमारे लिए थोड़ी ये डेंजर है इसलिए हम मिलेंगे ही नहीं, तो सिंधियों ने इसका साथ नहीं दिया। उसके साथ ही बहुत सारे जो लोग होते हैं मिलिट्री में, जो इंडिया के लोग होते हैं और मिलिट्री में काम करते हैं, वही लोग क्या 1857 के रिवोल्ट को खत्म कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनको जेल में डाला जाता है इंडियन सोल्जर्स को। तो वही नहीं मिल सके, हमारे इंडियन सोल्जर्स ही नहीं मिल पाए। उसके साथ ही लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं थी कि कोई अपने लिए लड़ रहा है, सब अपने ही लिए लड़ रहे थे। मेरा रिलीजन कॉज है इसलिए मैं लड़ूंगा, मेरा पॉलिटिक रीजन है, कोई उनके अंदर यही नहीं थी भावना कि मैं आजाद होना है। कोई भी उनके पास यही नहीं था कि मैं आजादी पानी, उन्हें अपना जो रीजन है वो उसको पास करवाना है खाली, बस ये होता था। उसके पास ही जो ब्रिटिश लोगों के पास क्या थी, हाई स्टैंडर्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं थे। एक चपाती के द्वारा हम थोड़ी रिवोल्ट को एक और ज्यादा बड़े पैमाने पर पहुंचा सकेंगे। वहीं जो ब्रिटिश लोग होते थे उनके पास टेलीग्राफी होती थी, जिसकी मदद से वो फोन करके बता सकते थे कि रिवोल्ट यहाँ से निकल गया, वो तुम्हें यहाँ से दबाना है। तो ये हमें देखने को मिला जो कि फेल होने के कगार पे था ये। तो फेलियर क्यों हुए, जैसे लिमिटेड जो हमें देखना टेरिटरी स्प्रेड हो पाई, उसके साथ हमें पुअर कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, नेटिव प्रिंसली स्टेट नहीं जुड़े थे, पुअर लीडरशिप थी, रानी लक्ष्मीबाई के सिवा और कुंवर सिंह के सिवा तो कोई लड़ ही नहीं रहा था, सब अपने लिए ही लड़ रहे थे। लैक ऑफ, उन्हें फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं था कि हमें फ्यूचर के बारे में क्या करना है। उन्हें यही नहीं था कि हमें आज़ादी पाने के लिए हम लड़ाई करें, सब अपने रीजन के लिए लड़ाई कर रहे थे। नो आर्म्स वेड, कोई भी ऐसा ही नहीं था, कुछ भी आर्म्स वगैरह कुछ हमारे पास हथियार ही नहीं थे। और कुछ और रीजंस भी बनते हैं फेलियर होने के, जैसे कि कोई लीडर ही नहीं था अच्छी तरीके से। जैसे कि बाद उन्होंने बोल दिया था बहादुर शाह जफर हैं, लेकिन बहादुर शाह जफर भी क्या है बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, जो कि अब लीड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बखत खान होते जो पहले ब्रिटिश लोगों के लिए काम करते थे, वही अभी इंडिया के लिए 1857 का रिवोल्ट, तो इसलिए कोई बिग लीडर ही नहीं था जो कि उसको अच्छा लेके चल सके। तो इसलिए कोई भी बड़ा लीडर नहीं था। उसके साथ ही नेशनलिज्म की भावना ही नहीं थी, आज़ादी पाने की भावना, सभी को अपने रीजन, पर्टिकुलर एक रीजन है उसको लिए लड़ रही है। तो इसलिए क्या है,
हमें फेलियर देखने को मिला 1857 का रिवोल्ट। कम्युनिकेशन ही नहीं था, उसके साथ ही सेपरेट ही नहीं पाया, जैसे हमने देखा जो कि हम साउथर्न और वेस्टर्न साइड तो फैला ही नहीं था रिवोल्ट। उसके साथ ही अर्बन और एजुकेट और मिडिल क्लास लोग थे, वो सोच रहे थे रिवोल्ट है वैसे ही हो रहा है, ये अपना कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये जो लोअर जो पीजेंट होते हैं, मिलिट्री जो सोल्जर्स होते हैं वही लड़ रहे हैं। तो बड़े जो एजुकेटेड पर्सन है वो लड़े नहीं रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ना हाँ, ये जो रिलीजन पॉलिसी है या इंग्लिश एजुकेशन है वो हमारे लिए अच्छी है, वो ऐसे कर रहे थे। इसलिए हमें 1857 का रिवोल्ट इतना कारगर साबित नहीं हुआ, हमें फेलियर देखने को मिला इसका। जो 1857 का रिवोल्ट है वो फेल बेशक से हो गया हो, लेकिन इसके इम्पैक्ट हमारे देश पर बहुत अच्छे पड़े हैं। जैसे कि लोगों को पता चल गया था कि 1857 का रिवोल्ट में जैसे हिंदू मुस्लिम जो सिख होते हैं सभी लोग इकट्ठा हो गए थे एकदम से एक रिवोल्ट के अंदर। उसी तरीके से हम कभी भी इकट्ठा हो सकते हैं, हम आज़ादी पा सकते हैं, लोगों को ये पता चल गया था। उसके साथ ही 1857 का जो रिवोल्ट है इसके अंदर हमने देखा कि जो बहादुर शाह जफर होते हैं वो दिल्ली से लड़ते हैं, और बहादुर शाह जफर का कौन साथ देते हैं, बखत खान होते हैं, कमांड करते हैं उसको, चीफ होते हैं वो, ठीक है। कानपुर से थे नाना साहेब थे और तात्या टोपे थे, और अवध से थी बेगम हजरत महल, और हमें देखा बिहार से थे जगदीशपुरा से थे कुंवर सिंह थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर से नाना साहेब था। तो ये बहुत सारे अलग अलग जगह से लीडर भी थे, लेकिन सभी लीडर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही थी, दैट्स वाई हमें फेलियर होने को मिला। जो रिवोल्ट है 1857 का, तो बहुत हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा हुए, और उसके साथ ही हमें क्या है मास मूवमेंट देखने को मिली एक रिलीजन कम्युनिटी के साथ में। तो ये होता है 1857 का रिवोल्ट। हमने कोर्स देख लिया, उसके साथ ही इसने देखा कि कैसे स्टार्ट हुआ, मिलिट्री कोर्स देखा सबसे इंपॉर्टेंट, और किस प्रकार से ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर के अंदर कि जो 1857 का जो रिवोल्ट है ये तुरंत हुआ, नहीं ये तुरंत नहीं हुआ। हमने देखा कि सब्सिडेंट्री पॉलिसी 1798 में लगाई थी, जो कि लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे इन पॉलिसी से, तो इसलिए वो 1857 में बहुत सारे रीजन होने के बाद एकदम से भड़क उठते हैं, हमें 1857 का रिवोल्ट देखने को मिलता है। हमने इमीडिएट कोर्स देखे, उसके साथ ही हमने देखा कि क्या अच्छी बात हुई, इसके बाद सिग्निफिकेंस देखे, सब कुछ हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।